हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो माय नेम इज निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। एंड इस इंटरेस्टिंग से सेशन के अंदर जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी बहुत डिमांड थी। अरे बहुत ज़्यादा बच्चों ने परेशान कर रखा था कह करके कि अरे यार सब समझ में आ जाता है मैम, चैप्टर भी समझ में आ जाता है, हम क्या करें, हमारी प्रॉब्लम सुनो, हमें आंसर लिखना नहीं आता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ना इंग्लिश के आंसर तो समझ में नहीं आते, मतलब हमें हिंदी में समझ में आ जाते हैं। ठीक है, हमें चैप्टर समझ में आ गया, हमें कहानी समझ में आ गई, सवाल देख करके हमारे दिमाग में जवाब भी आ जाता है, पर हिंदी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें इंग्लिश में? तो पहले तो वो ये नहीं समझते कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही बात करने वाली हूँ कि बेटा आंसर लिखे कैसे जाते हैं, कैसे आपको आंसर लिखने चाहिए, है ना, क्या तरीका होता है। अब आंसर्स तो देखो वहीं आपके खुद भी, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं तो देखो आंसर तो उसी चैप्टर से पढ़ करके, आंसर तो आपका टॉपर भी लिख रहा है, आंसर तो आप भी लिख रहे हो, पर आपके आंसर और टॉपर के आंसर में क्या फर्क है कि आप जो है आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पा रहे लेकिन उसको मिल रहे हैं। सो वो सभी फर्क के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं आपको इतना भी बोल रही हूँ 100% आप ना अपने इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो अगर इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी आपको बातें बताने वाली हूँ, टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, अगर आप उसको बहुत ध्यान से समझते हो और जैसा आपको बताया गया है, जो जो मैंने आपको यहाँ पे गाइडेंस दी है, अगर आप उन सभी को अपनी लाइफ में और अपने आंसर राइटिंग में सच में उतारते हैं तो आपको कभी भी इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आप अपने आप से खुद से देख पाएंगे कि आपका पहले से जो तरीका है आंसर लिखने का और आपके जो मार्क्स हैं वो कितने इंप्रूव हो गए हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, अगर आपको भी सोल्यूशन चाहिए और आप भी जानना चाहते हो आंसर राइटिंग कैसे की जाए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बात करनी है मुझे सबसे पहले इस चीज के बारे में कि देखो आंसर राइटिंग तो आप करना चाहते हो लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि 100 आउट ऑफ 100 हमें इंग्लिश में अगर लाने हैं तो हमें ना 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो 3-4 चीजें क्या है, तो आप समझो कि आप ना कितना ही चैप्टर आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से आपको जानकारी है चैप्टर की, लेकिन आप ना फिर भी आपके 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में नहीं आ पाते या आप आंसर नहीं लिख पाते, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे क्यों अटक जाती है? क्योंकि देखो चैप्टर की अच्छी नॉलेज है, आंसर राइटिंग के प्रॉपर तरीके नहीं आते हैं, या फिर सोचो कि चैप्टर की अच्छे से नॉलेज लिखते हो, नॉलेज रखते हो, प्रॉपर तरीके तो छोड़ो, आपको आंसर राइटिंग ही नहीं आता। तीसरा, अगर किसी बच्चे को आंसर राइटिंग आता भी है तो फिर उसे दिक्कत क्या होती है, वो उसने आंसर लिखने आते, थोड़ा बहुत आंसर लिख लेता है लेकिन उसको प्रेजेंटेशन नहीं पता, जो आप यही नहीं पता कि प्रेजेंट कैसे किया जाता है ना, पेश कैसे किया जाता है उस आंसर को। अब ये मान करके चल लो कि किसी बच्चे को आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे से आती है और उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, तो वो ना पक्का टाइम मैनेज नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं या तो उसका इंग्लिश का जो पेपर है वो छूट जाता है, इस वजह से उसके मार्क्स कट जाते हैं या ऐसी ही कोई दिक्कत वो फेस कर रहा होता है। तो अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी रहेगी, या फिर अगर आप इन तीनों ही चीजों में दिक्कत है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इन तीनों पे माहिर हो जाते हो और इन तीनों पे महारत हासिल करते हो तभी आप जाकर के 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आ पाओगे इंग्लिश में। ठीक है, तो इस सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बेटा, और इन तीनों को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, ठीक है, कैसे इन तीनों पे पकड़ अच्छी हो, इसके बारे में मैं वीडियो में बात करती हूँ। चलो तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नॉलेज के बारे में। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जो है ना वो सोचता है चैप्टर नॉलेज का मतलब क्या है। ठीक है, हाँ, वो सोचता है चैप्टर नॉलेज का मतलब ये है कि कहानी अच्छे से पता है कि नहीं, है ना। अब ये देखो, ये वीडियो जो है वो 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि आंसर तो आप सभी को दिक्कत होती होगी लिखने में। आप सभी सोच रहे होगे कि कोई मुझे एक ऐसी वीडियो दे दे, कोई मुझे एक तरीका बता दे जिससे मैं आंसर लिख सकूं। तो आप किसी भी क्लास में हो, अब आपने देखा होगा कि आपकी जो इंग्लिश की बुक्स हैं उसके अंदर आपको चैप्टर कैसे दिया होता है। आपको ऊपर ना एक, या तो आप चले क्लास 12th का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्लेमिंगो बुक में आपको ऊपर ना छोटा सा एक अबाउट द पोएट या ऑथर, बेसिकली राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद चैप्टर लिखा होता है। तो आप वो पूरा चैप्टर तो आपने कहानी 1 बार 2 बार 3 बार, रैट ट्रैप चैप्टर है या इंडिगो चैप्टर है या लास्ट लेसन चैप्टर है, आपने 3-4 बार 5-6 बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, है ना। तो आप सोचते हैं कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, मुझे तो चैप्टर की नॉलेज पूरी है, लेकिन बेटा उसको चैप्टर नॉलेज नहीं कहते मेरी जान। चैप्टर नॉलेज का मेरा मतलब क्या है? चैप्टर नॉलेज से मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, चैप्टर नॉलेज का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको उस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर का थीम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको उस चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपका कैरेक्टर स्केच जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज कि आपको राइटर के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि उसका नाम। आपको ये 3 चीजें जब चैप्टर के बारे में पता है तब आप कह सकते हो कि मुझे अच्छे से चैप्टर की नॉलेज है।
अगर इन 3 चीजों के बारे में नहीं जानते हो तो बेटा ये मत मानो कि आपको चैप्टर नॉलेज है, फिर आप ना इंप्रूव नहीं कर सकते, फिर आपका आंसर कभी भी वजनदार नहीं बनेगा, फिर आप उतने ही नंबर लेकर के आ रहे होगे 100 में से 30, 40, 50। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर ना इस नजरिए से पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो चीजें हैं ये आपको किताब में नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपको किताब में थीम नहीं दी जाती, आपको कैरेक्टर स्केच नहीं दिया जाता, आपको केवल राइटर के बारे में थोड़ी बहुत बातें जरूर बता दी जाती होंगी। तो इसलिए आपने देखा होगा मेरे जितने भी सेशंस हैं इंग्लिश के, जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ, आपने देखा होगा हमेशा से मैं जो चैप्टर है उसके अंदर आपको पोएट के बारे में या राइटर के बारे में पढ़ाती हूँ, चैप्टर के बारे में बताती हूँ, फिर हम प्रॉपर तरीके से थीम डिस्कस करते हैं, फिर हम कैरेक्टर स्केच भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद जाकर के हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके आंसर को वजनदार बनाएंगी। और एक बहुत राज की बात बताऊँ सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए, बेटा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन गलती से क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिख जाता है जो नहीं फंस रहा तुमसे, नहीं समझ में आ रहा तुमको कि इसका जवाब क्या है। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। या फिर कई बार दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चन समझ में आके लिखूं क्या, इसका आंसर ही नहीं पता, ये तो मुझे आता ही नहीं है ना। या फिर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया, आंसर भी नहीं पता, मतलब फंस गए हो कहीं जाकर के। ठीक है, तो या तो क्या करोगे, दो तरीके के बच्चे होंगे, या तो ना वो उसमें जबरदस्ती, एक बच्चा होगा जो जबरदस्ती उसमें कुछ लिख करके आ जाएगा। ठीक है, कुछ होते हैं ना क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार देते हैं, या एक बच्चा होगा जो छोड़ देगा। अब क्या होगा, दोनों ही केसेस में आपको 0 मिलने वाला है। तो मैं कह रही हूं कि जब आपका 100 नंबर का पेपर है, हमारे लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर को हम नहीं जाने दे सकते, एक एक से मिलकर के 100 बनेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको चैप्टर की इतनी नॉलेज है ना, चैप्टर के अंदर हमेशा जब भी पढ़ो इस नजरिए से पढ़ो कि मुझे थीम, कैरेक्टर स्केच और राइटर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इन 3 चीजों को ध्यान में रखोगे तब जाकर के चैप्टर ऐसे बखूबी इतने बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, आप आंसर लिख सकते हो। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो नहीं भी फंस रहा ना, उसके अंदर अगर आपने थीम, कैरेक्टर स्केच, राइटर के बारे में लिख दिया तो बेटा आपको कभी 0 नहीं मिलेगा, ना आते हुए सवाल में भी, सच में। ठीक है, यही एक खास सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से आपको थोड़ा सा ना प्रो बनना पड़ेगा, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, उसके अंदर भी अगर थीम लिख करके आ गए, राइटर का नाम लिख करके आ गए, 0 नहीं मिलने वाला, गारंटी है मेरी, गारंटी, 0 नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, सो इस चीज को बड़ा ध्यान में रखो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, बुक्स में तो नहीं लिखा मैम, थीम तो बुक में नहीं लिखी, कैरेक्टर स्केच तो नहीं लिखा, मैं क्या करूं। अरे तो मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ कि देखो क्लास 12th के लिए क्लासेस जो है इंग्लिश की, डेली मंडे टू सैटरडे 3 बजे होती है, लाइव क्लास होती है, जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाती हूँ, पीडीएफ भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वो क्लासेस अटेंड करनी है, पढ़ना है और पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना। सो आप डेली बेसिस पे लक्ष्य बैच जो चल रहा है उसके अंदर 3 बजे से क्लासेस लीजिए, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो इससे तो हो गया आपका कैरेक्टर, आपका चैप्टर नॉलेज, है ना। इससे तो आपने चैप्टर के बारे में अच्छे से जानकारी पा ली। अब जब चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज रख ली है, तो एक दूसरी चीज पे भी ध्यान रखिए कि चैप्टर के अंदर के कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस को आपको पता रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स और फ्रेजेस होते क्या हैं, तो कीवर्ड्स और फ्रेजेस बोल लो, या फिर इसे कह सकते हो आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। ठीक है, आप इसको ऐसे मान करके चलिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के अंदर कुछ ना ऐसे शब्द या कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेजेस दिए गए होते हैं बेटा, जो कि एक्चुअल में आंसर को बेहतर बनाते हैं, जो कि वैसे के वैसे लिखे जाने चाहिए। ठीक है, उनको यूज करके ही आपका आंसर जो है वो होलसम बनता है, संपूर्ण बनता है। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे ना 2 तरीके के बच्चों में ऐसा ही डिफरेंस आता है। जो प्रो है ना, वो कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस का इस्तेमाल करता है अपने आंसर को लिखने के लिए, और जो नूब बच्चा है वो क्या करता है, उसे पता ही नहीं होता कीवर्ड्स क्या है, उसे पता ही नहीं है, तो वो बस ऐसे ना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा बढ़िया अच्छे से रामायण लिख करके आ जाता है, सब एक्सप्लेन करता है। नहीं, देखो आंसर जो है इंग्लिश में, सबसे पहले समझो, आंसर जो है इंग्लिश के अंदर कोई सही कोई गलत नहीं होता। उसमें फर्क पता है क्या आता है, फर्क सिर्फ इतना आता है कि आप उस आंसर को वजनदार कैसे बना रहे हो। अरे सवाल अगर पूछा गया है कि किस प्रकार पेडलर का हृदय परिवर्तन किया था एडला ने, है ना, हाउ डिड एडला ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पेडलर, कैसे वो पेडलर के अंदर एक बदलाव लेकर के आई, तो आप क्या लिखोगे उसके अंदर। तो आप एक बच्चा जो है उसके अंदर पूरी रामायण लिखने लग जाएगा। अरे नहीं बेटा, आप उसे एक्सप्लेन तो कर रहे हो, लेकिन पता है टीचर क्या देखता है, टीचर के पास इतने सारे पेपर होते हैं चेक करने के लिए, उसको पास गाइडलाइंस आती हैं। ठीक है, उसके पास ना बोर्ड से, सीबीएसई से, जिस भी बोर्ड में हो आप, उसके पास गाइडलाइन आ जाती है, एग्जामिनर के पास बोल दिया जाता है कि एक क्वेश्चन के अंदर, जाहिर सी बात है कोई एक सही गलत जवाब तो है नहीं, जो सवाल है उसके अलग अलग तरीके से बच्चे आंसर करेंगे, कोई अपने आप से बना करके आंसर करेगा। तो उसके पास जो गाइडलाइन होती है ना, उस टीचर के पास लिखा होता है कि इस सवाल के अंदर ये वाला पॉइंट मेंशन होना चाहिए। तो टीचर ना ढूंढता है कि किस बच्चे ने रामायण लिख दी पर ये पॉइंट लिखा है, नहीं लिखा, चलो रामायण लिख दी, 5 में से 2 नंबर दे दिए। वहीं पर टॉपर ने ना क्या करा होगा, उसने पूरी रामायण तो लिखी होगी लेकिन उसने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा होगा,
उसे 5 में से 5 मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है आपके आंसर में और उसके आंसर में, और वो लेकर आता है 100 में से 100 और आप यहाँ पे कहीं 50, 30, 40 पे अटक जाते हो। सो वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यही है। एक आंसर, एक क्वेश्चन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखना ही लिखना है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाऊं तो कीपिंग क्वाइट जो है, अभी हम लोग पोम पढ़ रहे हैं ये वाली, है ना। सो हम ये जो पोम पढ़ रहे हैं कीपिंग क्वाइट, इसके अंदर हमने देखा कि आपके जो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो मैंने आपको बताए थे। एक है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है, आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन, तो यहां पर ना बात एक्चुअल में कीपिंग क्वाइट के अंदर, इस पोम के अंदर बात किस बारे में की गई है, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। कि हम इतनी भागदौड़ की जिंदगी में, है ना, इतना कुछ करते हैं लेकिन हम वक्त निकाल करके अंदर झांक करके नहीं देखते कि हमारी एक्टिविटीज से हमारे ऊपर और दूसरों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो इंट्रोस्पेक्शन की बात की गई है। अब अपने आंसर के अंदर आप बेशक ये कहानी समझा दो कि भाई लेखक जो है वो बताना चाह रहा है कि हमें बैठ करके सोचना चाहिए, लेकिन आपने ये शब्द नहीं लिखा तो आपका वो आंसर वजनदार नहीं बना। वहीं पर आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चा है ना, टॉपर, उसने एक्सप्लेन भी किया और उसने ये वर्ड भी लिख दिया, उसके आंसर में वो वजन आ गया। सो बेटा यू नीड टू आइडेंटिफाई योर की वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब आप फिर से सोचेंगे कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो बेटा इसी के लिए तो टीचर्स हैं, इसी के लिए तो आपकी दीदी आपके साथ है। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्लासेस लेनी है, उसके अंदर मैं सारी चीजें बता रही हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रही हूँ। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं। सो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्लासेस अटेंड करनी है। मैं बता रही हूँ 3 बजे मंडे से लेकर सैटरडे 3 बजे क्लासेस होती हैं। उसमें आओ, चैप्टर की जो एक्चुअल में आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए वो चीजें जानो, ठीक है। वो चीजें जानने के साथ कीवर्ड्स और की फ्रेजेस मैं आपको बता देती हूं, उनको अंडरलाइन करो या उनको एक अलग से चैप्टर बाय चैप्टर बना करके उसके पॉइंटर्स लिखो कि इस चैप्टर के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहीं से आपका आंसर बनेगा, वहीं से आपका आंसर बनने वाला है, इन्हीं को लिख करके आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये है कि आंसर भी ना एक तरीके से लिखा जाता है। अब ये मानो कि अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास ज्ञान तो सारा आ गया, है ना। अब आपको पता चल गया कि मैम मैंने थीम भी पढ़ ली, मैम मैंने कैरेक्टर स्केच भी पढ़ लिया, ठीक है। अब मैम मैंने ना राइटर के बारे में भी पढ़ लिया और मेरे पास कीवर्ड्स भी हैं। अब बेटा ये सारी नॉलेज तो तुम्हारे पास है, बट सही से उसको लय में तो लिखना पड़ेगा, है ना। अब ये सारी चीजें लिखनी कैसे हैं, तो देखो आंसर जो है वो उसके ना कंटेंट्स ना एक तरीके से लिखे जाते हैं। कोई भी चीज कहीं पे भी नहीं लिखी जाती। अगर आप सोचो कि हाँ मेरे को मैम ने बोला था नॉलेज अच्छी रखो, मैंने थीम भी लर्न कर ली, मैंने कैरेक्टर स्केच भी लर्न कर लिया, राइटर के बारे में भी पता है, कीवर्ड्स भी पता है, तो बेटा कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो भी एक तरीका है, प्रेजेंटेशन होती है आंसर की। अगर वो नहीं है तो फिर कोई तुम्हारे आंसर में दम नहीं है, नंबर कटेंगे। तो प्रेजेंटेशन क्या है, आंसर का कंटेंट कैसे लिखना होता है। कंटेंट तैयार है, उसे लिखना कैसे है, तो देखो यहां पर समझो, ठीक है। सो आपको कंटेंट ना इस तरीके से लिखना होगा कि आपका कंटेंट 3 तरीकों से बटा होता है। चाहे आप कुछ ही लिखने जाओ, एस्से भी लिखने जाओ, लेटर भी लिखने जाओ, ये 3 तरीके हमेशा, ठीक है। इसको लर्न करके रखो, IDC, ठीक है। IDC कमेंट कर दो अभी अभी, IDC। IDC मतलब आजकल के बच्चे बोलते हैं ना IDC आई डोंट केयर, बट नो, यहाँ पे मतलब है इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन, IDC, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है आपकी डिटेल, और थर्ड आप लिखते हैं कंक्लूजन। अब बच्चा एक्चुअल में वो बहुत स्मार्ट है जो बहुत ही प्यारे तरीके से बिना लय को तोड़े, बिना आंसर के अंदर बीच में झटका लगाए, बिना अचानक से पैराग्राफ चेंज करके कोई भी बात करने से वो क्या करता है, उसकी बजाय वो एक फ्लो में चलता है, एक फ्लो, है ना, एक लय बनना चाहिए। क्योंकि आप एक ही आंसर का जवाब दे रहे हो, उसमें तीन तरीके से उस आंसर को बांट करके लिख रहे हो। क्वेश्चन एक ही है ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका जवाब दे रहे हो, वो एक ही आंसर है, एक ही क्वेश्चन का, लेकिन उस आंसर को इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर डिटेल दी जाएगी, फिर उसके बाद उसके निष्कर्ष पे आकर के उसे कंक्लूड किया जाएगा। अब ये कैसे करना होता है, क्या इंट्रोडक्शन लिखूं मैं, क्या डिटेल लिखूं, क्या कंक्लूजन लिखूं, बताती हूँ। देखो अभी मैंने आपको बोला ना बेटा कि आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। आप लोगों को याद रखना है कि आपके पास चैप्टर के अंदर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चैप्टर के अंदर मैंने क्या बोला, आपको थीम याद रखनी है, ठीक है। आपको क्या रखना है, आपको कैरेक्टर स्केच याद रखना है, ठीक है। कैरेक्टर के साथ ही साथ आपको राइटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब देखो, अब इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो आपने चैप्टर की तैयारी करते वक्त अपने पास रख लिया, कीवर्ड्स अपने पास रख लिए, अब कैसे यूज करेंगे। चलो देखो, इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे तो इंट्रोडक्शन में ना, मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि बताइए गांधी जी ने किस प्रकार चंपारण के लोगों की दिक्कत को सुलझाया। ये क्वेश्चन आया है, आंसर कैसे करोगे, आंसर ऐसे करोगे, आप एक क्वेश्चन है इसका आंसर ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले आप शुरू करोगे द चैप्टर, कौन सा चैप्टर है ये गांधी जी वाला चैप्टर कौन सा है, इंडिगो, द चैप्टर इंडिगो, ठीक है। द चैप्टर इंडिगो रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है,
लुई फिशर, है ना, हाइलाइट्स द थीम ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अब यहां पर देखो बेटा, अब ये मेरा इंट्रोडक्शन है, कैसे मैंने इस्तेमाल किया। अब मैंने आप लोगों को बोला ना अभी अभी कि एक चैप्टर की जब तैयारी करनी है तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, यही आपको मदद करेंगे आपका आंसर बनाने में, और कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। कैसे मदद करेंगे अब वो, अब जब आपके पास सवाल आया कि भाई कैसे गांधी जी ने चंपारण के लोगों की मदद करी, है ना, उनकी प्रॉब्लम से उनको निकाला बाहर, तो आप कैसे लिखोगे। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, आपको ना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अरे भाई ये कहाँ से, ये सवाल जो है ये किस चैप्टर से लिया गया है, किसने लिखा है वो चैप्टर, उसके बारे में बताओ पहले, उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दो, डिटेल में जानकारी मत दो, बेसिक जानकारी दो। ये चैप्टर इंडिगो से लिया गया है जो कि लिखा गया है लुई फिशर के द्वारा, जिसके अंदर बात की जा रही है इस चीज के बारे में। अब देखो कितने स्मार्ट तरीके से मैंने चैप्टर का नाम लिखा, और जो मेरे पास जानकारी थी उस जानकारी का उपयोग करके मैंने वो वहां पे टीचर के सामने दिखा दी कि मुझे आता है, मुझे डिटेल में आता है। मेरे को पता था राइटर का नाम, मैंने यहाँ पे राइटर का नाम डाल दिया, है ना, मेरे को पता था कि मेरे राइटर कौन है, तो मैंने बहुत स्मार्ट तरीके से अपने राइटर का नाम लिखा यहाँ पे लुई फिशर। फिर मैंने यहाँ पे जो थीम है वो थीम भी बता दी कि इंडिगो चैप्टर के अंदर क्या एक्चुअल में क्या दिखाया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है। महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए सबसे अच्छा जो इफेक्टिव लीडरशिप, कैसी होनी चाहिए लीडरशिप, वो दिखाया जा रहा है इंडिगो चैप्टर के अंदर, कि अच्छे नेतृत्व के अंदर रह करके लोगों का कितना उद्धार हो सकता है, ठीक है ना। सो वो बताया जा रहा है। तो आपने वो चीजें जो है आपने सीखी चैप्टर के बारे में, आपने जो चीजें लर्न करी थी, जो आपके पास चैप्टर की नॉलेज थी, आप उस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो अगर सरल भाषा में बताऊं तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि बेटा अगर मैं कोई क्लास लेने आती हूँ आपके सामने, तो मैं ऐसे थोड़ी शुरू कर देती हूँ, चलो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये लिखा हुआ है चैप्टर में। नहीं, मैं आपको आके क्या बताती हूँ, आपको बताती हूँ अपना नाम, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर जाकर के मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। तो बेटा आपको भी वही करना है, आपसे सवाल पूछा गया है कौन से चैप्टर का है, किसके द्वारा लिया गया है, अगर ना समझ में आए तो ऐसे ही इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। आपके पास बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे ही इस पैटर्न को फॉलो करो। जो भी चैप्टर है पहले बताओ उसके बारे में कि ये चैप्टर, यहां से ये क्वेश्चन जो है ना, ये मत लिखो कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस चैप्टर, नहीं, आप बात करो ये चैप्टर ये है, लिखा इसके द्वारा गया है, और फिर उसके बाद थीम बता दो, जो भी थीम है। अगर रैट ट्रैप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप रैट ट्रैप के हिसाब से लिखिए, है ना, कि द चैप्टर रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ हाइलाइट्स द थीम ऑफ। अब सोचो वहां पे 3 थीम है, तो 3 थीम में से जिस थीम के बारे में सवाल है उस थीम के बारे में लिख दो। अगर वो बोल रहे हैं कि कैसे, किस प्रकार जो हमारा पेडलर है वो बोलता है कि दुनिया रैट ट्रैप की जैसी है, तो अब आप बता देंगे कैसे कि जो चैप्टर है रैट ट्रैप लिया किसके द्वारा लिखा गया है, सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा, वो हाईलाइट करता है कौन सी थीम को, है ना। तो अब यहाँ पर कौन सी थीम के बारे में सवाल है, उस थीम को एक्सप्लेन कर दो। वो हाईलाइट करता है इस थीम को कि किस प्रकार जो ये दुनिया है ये एक रैट ट्रैप की तरह है, उस दुनिया के अंदर जितने भी सारे ऐशो आराम है वो बेट की तरह रखे गए हैं, प्रलोभन की तरह हमें ललचाने के लिए, और जब हम उसे पाते हैं तो हम पे बंद हो जाता है। ये सारी चीज आपको लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन बेस सेट कर दे कि अब आप जो जवाब देने वाले हो उसकी थोड़ी जानकारी दे दी। अब यहाँ पे डिटेल में आप एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब दोगे, ठीक है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई गांधी जी ने किस प्रकार उनकी मदद करी, है ना, तो आपने बता दिया चैप्टर कहाँ से लिया, किसने लिखा, इसके अंदर क्या दर्शाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ना अब इसका ना फ्लो बनाना पड़ता है बेटा, फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम से यहाँ कुछ और बात हो रही थी, यहाँ तो कुछ और बात कर दी, यहाँ कुछ और बात, अरे एक ही सवाल है उसका एक ही जवाब दे रहे हो, तो पढ़ने में एक ही लगना चाहिए, एक फ्लो में चलनी चाहिए बस। अच्छा ऐसे करते करते उन्होंने ऐसे मदद करी और फिर ये हुआ, निष्कर्ष पे आ गए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे झटका नहीं लगना चाहिए। पढ़ते पढ़ते सामने वाला सोचे यार बात तो कुछ और थी, कुछ और हो गई। तो फ्लो मेंटेन करो। अब यहाँ पे आपने जैसे ही ये बात करी, आपने इंट्रोडक्शन दिया, आप डिटेल के अंदर आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल सवाल है उसका जवाब देंगे, ठीक है। सवाल क्या है, कैसे मदद करिए, अब आप बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे ना कुछ लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बताएंगे कि कैसे मदद करी, वो आप पूरा लिखो कि जो शुक्ला है, शुक्ला उनके पास पहुंचा था कि गांधी जी मुझे मदद कीजिए, है ना। फिर गांधी जी वहां पे गए चंपारण, फिर गांधी जी ने वहां पे उन लोगों से मिला, फिर उससे जाकर के उन्होंने ऐसे ऐसे उन लोगों से बोला कि 25% पैसा वापस कर दो, और इस प्रकार उन्होंने लोगों की मदद करी। और केवल उन्होंने लोगों की पैसों के रूप से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी मदद करी। सो इस तरीके से आप आंसर करोगे, और फिर जब आप ऐसे कंक्लूजन पे जाओगे यानी कि निष्कर्ष पे जाओगे, तो आप निष्कर्ष में क्या लिखोगे, तो आप निष्कर्ष में ना एक्चुअल में आपका जो क्वेश्चन बोल रहा होता है ना उसी की पूर्ति कर देते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, किस प्रकार मदद करी, तो आप यहाँ पे निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष इस तरीके से लिखोगे, कंक्लूजन इस तरीके से लिखोगे कि आप ना रिलेट कर दोगे क्वेश्चन से, ठीक है। तो रिलेट टू द क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से निष्कर्ष लिखोगे कि आपने बता दिया, है ना, कि इस प्रकार मदद करी, फिर लास्ट में लिख दो कि अंत में
इस प्रकार गांधी जी ने मदद करी थी, ठीक है, या फिर सीधा लिख दो कि इस प्रकार गांधी जी ने मदद करी। क्वेश्चन पूछ रहा था किस प्रकार करी, आपने क्वेश्चन से रिलेट कर दिया इस प्रकार मदद करी। या फिर अगर क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा सवाल आ गया जिसमें आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसमें अंत में क्या लिख दो कि इन दी एंड, और लास्ट में जो एंडिंग हुई ना चैप्टर की, तो आप ऐसे लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का वर्ड यूज कर सकते हो, इस टाइप का फ्रेज यूज कर सकते हो, इन दी एंड, और इन दी एंड करके चैप्टर की जो एंडिंग हुई थी वही आप यहाँ पे डाल सकते हो कि इन दी एंड, जो अब रैट ट्रैप का अगर चैप्टर है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन दी एंड जो पेडलर है उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, है ना, एडला के प्यार और अंडरस्टैंडिंग से। तो यही तो हुआ था चैप्टर के आखिर में। तो आपने अगर पूरा वो बता दिया कि कैसे कैसे इस चैप्टर के अंदर, है ना, क्या क्या हुआ, आपने सब बता दिया, क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो आप लास्ट में या तो चैप्टर की एंडिंग लिख दो, ठीक है, चैप्टर में क्या हुआ था वो लिख दो, वरना बता दो, क्वेश्चन से रिलेट कर दो, ठीक है। सो इस तरीके से आपका आंसर बनना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया कि अभी जब मैं आपको कह रही थी कि चैप्टर की नॉलेज अच्छी रखो, कीवर्ड्स आपके अच्छे से होने चाहिए, तो वो कैसे आपको मदद करेंगे। चैप्टर की नॉलेज रखना यहाँ पे आपको मदद करेगा, ठीक है, और यहाँ डिटेल में आपको मदद करेंगे, ठीक है, और डिटेल में तो आपकी जो चैप्टर की वैसी कहानी की जो नॉलेज है वो मदद करने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख सकते हो। उसके बाद आपको कंक्लूजन में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन से रिलेट करना है, वरना कहानी के अंत में जो हुआ था वो लिखना है। तो बेटा यहाँ पे आपके आंसर इस तरीके से बनने चाहिए। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक और यहाँ पे प्रो टिप देना चाहूंगी मैं आप लोगों को, अगर तुम्हें कोई भी चीज समझ में ना आए ना, अगर नहीं समझ पा रहा डिटेल में क्या लिखना है, चुपचाप से थीम भी लिख करके आ जाओगे, नंबर मिल जाएंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ वीडियो पूरी देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर इन सबको मान लेते हो ना, अच्छे से इनको फॉलो करते हो, तो अपने आप तुम्हें फर्क दिखेगा आने वाले एग्जाम्स में, कैसे तुम्हारे मार्क्स बेटर हो गए हैं इंग्लिश में, समझे। फिर आकर के थैंक यू जरूर बोल देना इस वीडियो के नीचे, ऐसे मत करना कि थैंक यू ना बोलो, ठीक है। ओके, मुझे भी पता चलना चाहिए किस किस की मदद हुई है। तो डिटेल में अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या लिखूं, क्या जवाब ही नहीं आता, मैंने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा, थीम पढ़ी है, हाँ, तो उतना लिख कर चले जाना, ठीक है। समझ में आया, थीम लिख करके आ जाओगे तो भी हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं, ये तो हो गई हमारी थर्ड टिप, अब हम आते हैं फोर्थ टिप के ऊपर। जो फोर्थ टिप है वो क्या कह रही है, वो कह रही है देखो महंगे महंगे शब्द मत यूज करो, ठीक है। तुम्हारे पास नहीं है महंगे शब्द, जबरदस्ती इस्तेमाल मत करो। इसके कहने का मेरा क्या मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है बेटा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैम हमारी वोकैबुलरी तो इतनी अच्छी नहीं है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे। बेटा किसने बोला तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए तो ही आंसर लिख सकते हो। देखो सरलता में भी सुंदरता होती है, समझे इस बात को, ठीक है। तो ऐसे ना महंगे महंगे शब्द से मेरा मतलब है कॉम्प्लेक्स या फिर डिफिकल्ट वर्ड्स इतने मत यूज करो, ठीक है, या कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी यूज मत करो। ऐसे शब्द जिसका अर्थ तुम्हें भी नहीं पता, तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, पता चले वो पूरे आंसर का मीनिंग ही चेंज कर दिया उसने, उस शब्द ने, तो फिर फायदा क्या, तुम्हारे तो नंबर कट जाएंगे। तो देखो आपके पास ऑलरेडी कंटेंट अच्छा होना चाहिए ना। अगर आप चैप्टर की प्रॉपर नॉलेज लेकर जा रहे हो, थीम वगैरह आपको सब पता है अच्छे से, उसके बाद आपके पास की इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं, तो आपको तो जब सब कुछ ऑलरेडी मैंने बता दिया बेटा, मैंने थीम भी बता दी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी बता दिया, आपको उसके बीच बीच के शब्द कुछ भरने हैं, है ना। आपने थीम लिख दी पूरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे थीम लिख दी, थीम लिखने के बाद मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दिया, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। बीच में जो आपको भरने हैं अपने मन से बना बना करके, ये तो मैं आपको दे दूंगी थीम और इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो बीच में मन से बना बना के भरना है उसको सरल शब्दों में भर दो ना। इतनी सिंपल लैंग्वेज तो आपको आती है इंग्लिश की। अगर मुझे बोलना है मेरा नाम निकिता है, मैं क्लास 12th में हूँ, तो इतना तो कह सकते हो ना, माय नेम इज निकिता, आई स्टडी इन क्लास 12th। तो सिंपल सरल इंग्लिश का इस्तेमाल करो, सिंपल वोकैबुलरी जो आपको पता है, जितनी आपको आती है उसका इस्तेमाल करिए। छोटी मोटा चलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको अच्छे से पता है, उसमें आप गलती नहीं कर रहे हो। ये थोड़ी थीम गलत लिख के आ गए या इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं लिखे, वो तो अच्छे से कर रहे हो ना। बाकी यहाँ पर इतना ना जबरदस्ती के महंगे महंगे शब्द बना करके अपने लिए ना और ज्यादा वो मत खुला कर दो कि टीचर आए और वहां पे आके अच्छे से नंबर काट के चले जाए। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बाद हम अगले पॉइंट पर। सो ये तो आपका फोर्थ टिप था कि महंगे महंगे शब्द नहीं यूज करने। अब आते हैं कि ये नहीं करना, ठीक है। ये जो पेपर आंसर शीट में करते हो ना तुम, घुचड़ मुचड़ करके आते हो, ये नहीं करनी। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास आंसर शीट है, पता है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी जो आंसर शीट थी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने क्लास 12th में, अच्छा हुआ मेरा ना सेकंड प्री बोर्ड था, हमारे यहाँ पे 6 प्री बोर्ड होते थे, सेकंड प्री बोर्ड था। सेकंड प्री बोर्ड में पता है क्या हुआ था, मैंने अपनी आंसर शीट के अंदर ना ऐसे, ये मेरे आंसर्स हैं और इस आंसर के बीच में भाई मैंने जो गलतियां हुई, ठीक है, जितनी भी जो मिस्टेक्स हुई, वो मैंने यूं
ऐसे तो बढ़िया तरीके से उसके ऊपर रंग भर भर के मैं आई थी ना, इतने ज़्यादा अच्छे से, कि मेरी जो टीचर्स थी ना उन्होंने मुझे बोली थी एक चीज़ कि कहती, उन्होंने खुद, और ये जो मैं आपको टिप्स भी बता रही हूँ ना बेटा, ये सारी टिप्स ना मैं आपको ऐसी टिप्स बता रही हूँ जो मेरी टीचर्स ने मुझे क्या करी है, मुझे पास डाउन करी है। ठीक है, मेरे जो टीचर्स थे वो जाते थे बोर्ड्स की चेकिंग करने, वो बताते थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मुझको बताया है। आज भी मैं अपने टीचर्स के साथ टच में हूँ, वो मुझे बताते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, ऐसे बदलाव आ गए हैं, इस तरीके से लिखा जाना चाहिए आंसर्स। सो वो सब नॉलेज और वो सारा एक्सपीरियंस मैं इकट्ठा करके आपको दे रही हूँ। अब ये जो मैं स्क्रिबलिंग के बारे में बात कर रही हूँ, इसमें पता है होता क्या है, देखो अब मैं आपको बताऊँ टीचर ना चेक कैसे करती है पेपर। सो आपके पास, उनके पास ना इतने सारे पेपर आते हैं चेक करने के लिए, ठीक है, और उनके पास एक गाइडलाइन भी आती है। ठीक है, तो गाइडलाइन में ना लिखा होता है कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 में अगर बच्चे ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है तो उसे मार्क्स मिलने चाहिए। बाकी एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो, अब बाकी आप सवाल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कुछ भी दो, इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट होना चाहिए, ये मेन मुद्दा है ना। सो उनके पास एक गाइडलाइन आ जाती है। अब टीचर क्या है ना, टीचर ना उनके इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो वो लोग कई बार नजरें फेरते हैं, सच बताऊं तो कई बारी नजरें फेरते हैं, और वो नजरें फेरते फेरते क्या कर रहे होते हैं, अच्छा ऐसे स्किमिंग, इसे बोलते हैं स्किमिंग थ्रू आइज। ठीक है, ऐसे स्किम कर रहे होते हैं, ठीक है, अच्छा इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ठीक है ठीक है, इसे नंबर दे दिए, है ना। और नजरें फेरते फेरते एक आधा गलती दिख गई तो हाँ चलो इसने ये गलती करी है, ठीक है ठीक है, इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ठीक है, 5 में से 4 नंबर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ऐसे आंसर शीट लिख करके आओगे ना जिसमें तुमने ऐसे घुचड़ मुचड़ कर रखी कि अपनी गलतियां यूं रगड़ रगड़ के गलतियों पे पेन चला रखा है, तो वो टीचर को ना सबसे पहले नजर आ जाएगी, और वो जैसी नजर आएगी उसको एकदम से समझ में आ जाएगा, यार इसने बड़ी घुचड़ मुचड़ कर रखी है, यानी कि इस बच्चे ने बहुत गलतियां करी हैं, यानी कि मुझे ये आंसर अब ध्यान से देखना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत गलतियां निकल सकती हैं। तो ये फिर ऐसी हरकत नहीं करनी कि आ बैल मुझे मार, कि तुम खुद ही चिक चीख के बोल रहे हो, तुम्हारा आंसर शीट खुद ही चीख चीख के बोल रहे हैं मेरे अंदर गलतियां हैं, मेरे नंबर काटो, क्यों काटो। तो इसलिए अगर सबसे पहले तो तुम ही काटना बंद करो। ठीक है, अगर कोई स्पेलिंग है जैसे कि इंफॉर्मेशन, उसको तुमने इंफॉर्मेशन की जगह इंफॉर्मेटन लिख दिया, आई नहीं लगाया, स्पेलिंग गलत हो गई, और तुम इसे ठीक करना चाहते हो, सिंपल एक कट करो और नीचे लिख दो सही स्पेलिंग। ठीक है, नीचे लिख दो सही स्पेलिंग, है ना, इस तरीके से सिंपल। तो ऐसे ना उस पर रगड़ के लगे हुए ओ पेन की इंक खर्च कर रहे हो, ये सब नहीं करना है, इससे तुम्हारे नंबर ही कटेंगे। गॉट इट। चलो इसके बाद हम आते हैं दूसरी टिप पर हमारी। अब देखो इतनी मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है, वर्ड लिमिट है उसको क्रॉस मत करो, लिमिट में रहो। ठीक है, अब लिमिट में कैसे रहें, तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा बेटा, लिमिट में ऐसे रह सकते हैं कि ना अगर 100 से 150 शब्द की लिमिट दी गई है, ठीक है, अगर बोला गया है 100 to 150 वर्ड्स के अंदर लिखो, तो कोशिश करना 100 से नीचे मत जाना। कोई बच्चा सोचे 50-60 शब्द का लिख करके आ जाऊं, 80-90 शब्द का लिख करके आ जाऊं, इतना कम भी मत लिखो कि टीचर बोले अरे इसने तो गाइडलाइंस का फॉलो ही नहीं किया, 100 से 150 शब्द बोले थे, इसके नंबर काटो। अब ये कर ध्यान रखना कि 150 से ज्यादा 200 शब्द भी लिख करके मत आना, कहीं तुम ज्यादा ही ऊपर चले गए, वहां भी नंबर कटेंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि सोचो अगर तुम्हारे 100 से 150 के शब्द के अंदर, इतने से आंसर के अंदर 5 गलतियां निकल रही हैं बेटा, तुमने बिना बात के अगर और एक्स्ट्रा लिख दिया उसके अंदर, तो वहां पे और गलतियां निकल जाएंगी। तो तुम फिर टीचर को क्यों मौका दे रहे हो कि जब मेरे इतने से आंसर में उसने 6 गलती निकाल दी, इतने बड़े आंसर के अंदर तो वो 8 गलती निकाल देगा, तो तुम्हारे और नंबर कटेंगे। तो इसलिए लिमिट को फॉलो करके चले। और सबसे अच्छा पता है क्या रहता है, 100 से 100 बोला गया, बीच का कुछ रखो, 120 शब्द के अंदर खत्म करो, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बीच का। ठीक है, इतना आपको रखना है, तो फालतू की मेहनत मत करो, पेपर इसलिए छूट जाता है तुम्हारा, समझे। चलो अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट टिप पर। सो नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी क्या कह रही है, आंसर शीट है, तुम्हारे दिवाली का घर नहीं है जिसको सजाने बैठ जाते हो तुम। बहुत बच्चों के मैंने आंसर शीट देखी, अरे मैम, है ना, कुछ तो पूछ ही लेते हैं, चलो अच्छी बात है, जो पूछ लेते हैं उसको मैं समझा देती हूँ, कुछ तो अपने आप ही करके आ जाते हैं कलाकारी। मैम स्केच पेन लेकर के जाकर के अलग अलग शब्दों को अलग अलग हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो अपना अलग से पेन स्केल अलग से स्केच पेन लेकर के आ रही है एक बॉक्स के अंदर। भाई क्यों, दिवाली के घर पे बेटा, दिवाली आने वाली होगी, तब जाकर के बहुत सजावट करना, आंसर शीट पे सजावट की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना सरलता में ही सुंदरता है, तो जितना सरल रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। भड़कीला मत बनाओ, ड्राइंग एग्जाम नहीं है, ठीक है, आंसर शीट है, दिवाली का घर नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मैम मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, या फिर आपने हमें बताया था कि कीवर्ड्स लिखिए, की फ्रेजेस लिखिए, तो मैं कीवर्ड लिख करके आया हूं, मैं उसे हाईलाइट करना चाहता हूं, तो बेटा हाईलाइट करना है, सिंपल अंडरलाइन कर दो। ठीक है ना। टीचर का काम देखो, तुमको ही समझना पड़ेगा बेटा, टीचर का काम जितना आसान बना सकते हो बनाओ, पंगा मत लो उसके साथ, वो नंबर काटेगा। उसे जितना पटा सकते हो ना, इंप्रेस कर सकते हो, उतना इंप्रेस करो, समझे। उसके साथ ना उसको इरिटेट नहीं करना है, उसको उसके लिए काम आसान बनाना है। तो अगर आपको ऐसे ही करना है, आपको सजावट नहीं करनी, सजावट तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपके लिए, आपको अगर इतना ही है काम आसान बना दो, तो एक काम करो कि जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, टीचर तुम्हारी नजरों से ढूंढ रहा होगा, कई बार अगर स्किप हो जाए तो तुम उसी चीज को अंडरलाइन कर दो,
इंपॉर्टेंट वर्ड को या इंपॉर्टेंट चीजों को, तो अंडरलाइन करोगे टीचर अपने आप समझ जाएगा, हाँ 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 पते की बात लिखी है, दिखते के साथ उसे नजर आएगा पते की बात है, ठीक 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 ठीक, नंबर 5 में से 5। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन करके आ सकते हैं, घिचड़ पिचड़ और ये सब तो आपको करना नहीं है। और ठीक है, इंपॉर्टेंट ये फालतू के महंगे महंगे शब्द भी इस्तेमाल नहीं करने जिनका हम अर्थ नहीं जानते, सरल भाषा में लिखेंगे और सही लिखेंगे। ओके चलो, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे अगले टिप के बारे में। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड जस्ट गोइंग विद द फ्लो, यू नीड टू गो विद द फ्लो। फ्लो का मेरा मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपको चैप्टर की नॉलेज इतनी रखनी है, कीवर्ड्स आपको रखने हैं, उसके बाद जब आप आंसर लिखोगे तो बेटा जब एक ही सवाल है और एक ही सवाल का एक जवाब दे रहे हो तो उस जवाब में फ्लो होना चाहिए, बीच में कटाव महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई पढ़ने लगे तो वो बोले अभी तो कुछ बात हो रही थी फिर एकदम से कुछ बात होने लगी, फिर एकदम से कुछ बात होने लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं आप लोगों के पास कि ना एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आ गया हाउ डिड, ठीक है, विलियम डगलस, डीप वाटर है ना, हाउ डिड विलियम डगलस गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, अब सोचिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि विलियम डगलस ने कैसे पानी के ऊपर, पानी के डर के ऊपर काबू पाया, और हाउ डिड हिज स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम। ठीक है, सो अब आपके पास ना एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर आपसे 2 सवाल पूछ लिए। कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने पानी के डर के ऊपर काबू पाया और उनके इंस्ट्रक्टर ने उनकी कैसे मदद करी। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर आपके सामने ना 2 सवाल है, अब यहां पर गलती क्या करनी है बेटा, 2 सवाल को ना, ये है तो एक ही सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 2 पार्ट्स हैं, इनको 2 सवाल मान करके अलग अलग मत रखो, आंसर फ्लो में होना चाहिए। चाहे आप एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही पार्ट है, एक ही सवाल है, उसका जवाब दे रहे हो इंट्रोडक्शन डिटेल कंक्लूजन करके, या फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन उसमें 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे जवाब दे रहे हो। जवाब कैसे ही दो, जवाब एक फ्लो में होना चाहिए, एक उसके अंदर लय होनी चाहिए, एक उसका सर, उसका धड़ और उसके पैर होने चाहिए। ऐसे नहीं तुम्हारा सवाल नहीं दौड़ पाएगा बेटा, वहीं फुस हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत से अंत तक उसके अंदर एक होना चाहिए, एक बहाव होना चाहिए आंसर में, कि पढ़ा जाए। ठीक है, ऐसा ना लगे अभी तक तो कुछ और जवाब दे रहे थे अब एकदम से कुछ और दे दिया, बेटा एक ही सवाल का जवाब है ना ये। ठीक है, सो उस तरीके से आपको करना है। तो आप या तो इस तरीके से देखिए, आप उसका लय बनाइए, आप पहले बताइए, जैसे कि मैंने बताया अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, आप बताओगे कि चैप्टर जो है डीप वाटर का है, इसके राइटर भी विलियम डगलस हैं और इस चैप्टर के अंदर वो बात कर रहे हैं अपने डर के बारे में और कैसे डर पे काबू पाया। फिर आपने बता दिया कि कैसे डर पे काबू पाया, आप बताओगे कि ऐसे ऐसे उनके डर, पहले बताओ ना डर कैसे आया, काबू तो पा लिया पर डर कैसे आया बताओ। तो आपने बताया कि ऐसे ऐसे उनको बचपन में किसी ने घेर दिया था, डर आया, अब डर पे काबू पाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे किया। अब आपने बताया उतने में आपने फिर एकदम स्मार्ट तरीके से स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के बारे में भी बता दिया कि वो अपने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को भी लेकर के, फिर स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने इस तरीके से उनको ट्रेन किया और इस तरीके से डर पे काबू पा लिया। तो आप देख रहे हो कि एक ही जवाब दिया, एक कहानी के तरीके से चलती चली गई, चीजें बहती चली गई और दोनों सवालों का जवाब मिल गया। सो यू नीड टू गो विद द फ्लो, इसको समझो। ठीक है, चलो आगे आते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। और अगला पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए, प्रो टिप है, और इस चीज़ की भी मैं गारंटी दे रही हूँ, पूरे वीडियो पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको ना ये टिप किसी ने नहीं दी होगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ये मेरे स्पेशली मेरे स्कूल टीचर्स ने मुझे बताया था एंड ये मैं खास तौर पे आप लोगों को पास ऑन कर रही हूँ। एक तो बहुत कॉमन सी टिप है, जो खास टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, वो मैं लास्ट में शेयर करूंगी। एक बहुत कॉमन सी टिप बताती हूँ। देखो आजकल ना हमारी लैंग्वेज क्या हो गई है, आजकल हमारी लैंग्वेज हो गई है व्हाट्सएप लैंग्वेज। ठीक है, सो व्हाट्सएप लैंग्वेज क्या मतलब, व्हाट्सएप लैंग्वेज का मेरा मतलब है आजकल ना हम इस तरीके से बिकॉज नहीं लिखते, आजकल हम क्या लिखते हैं, बिकॉज, है ना। आजकल हम इस तरीके से हाउ आर यू नहीं लिखते, आजकल हम किस तरीके से, हाँ इस तरीके से हाउ आर यू लिखते हैं। आजकल हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं लिखते बेटा, आजकल हम इस तरीके से इन्फो लिखते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं वो तुम्हारा व्हाट्सएप का एग्जाम नहीं है पागलों, वो तुम्हारा बोर्ड का पेपर है। तो अपनी व्हाट्सएप की जो चैटें हैं ना उनको दिमाग से निकाल के जाना और प्रॉपर इंग्लिश में लिखना। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज मत लिख करके आ जाना, नंबर कट जाएंगे। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मुझे पता है आप जानबूझ के नहीं करोगे,
कुछ तो जानबूझ के भी कर सकते हैं लेकिन मेरे को पता है जानबूझ के नहीं करोगे। बट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ज्यादातर टाइम जो है लिखने से ज्यादा हम टाइम बिताते हैं टाइपिंग में, और टाइपिंग में हम ऐसे ही टाइप करते हैं, एब्रीवेशंस बोलते हैं इसको। ये मत लिख करके आ जाना, नंबर कट जाएंगे। तो ध्यान रखना, माइंड को अटेंटिव रखना अपने एग्जामिनेशन हॉल में कि स्पेलिंग्स लिख रहे हो, स्पेलिंग एरर नहीं कर रहे हो, इस तरीके से नहीं लिख कर आ रहे व्हाट्सएप भाषा में, टीचर भी यूं ही लिख देगी फेल, ठीक है सॉरी फेल ऐसे ही लिख देगी बेटा वो। तो ये सब ध्यान रखना, सॉरी की स्पेलिंग भी ढंग की होनी चाहिए, एस ओ, ठीक है, ओ आता है बीच में, अरे सॉरी लिख दिया इस तरीके से। सो ध्यान रखना। सो ये तो एक हो गई टिप, ठीक है, ये मेरे को आप लोगों को बताना था। ओके, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो ये है कि एक सेकंड इसको रब कर देते हैं। और वो इंपॉर्टेंट टिप ये है कि बच्चे देखो, जब इंग्लिश का पेपर देने जाते हो ना, तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों का दिमाग, देखो कोई भी पेपर देने जाओ आप लोगों का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा होता है ना। तेजी से चलने का मेरा मतलब क्या है? तेजी से चलने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता होगा, है ना, और क्वेश्चन पेपर में आप सबसे पहले कोई क्वेश्चन पढ़ते होंगे, तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपके दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज आ जाते होंगे। अरे ये क्वेश्चन 1 के अंदर अच्छा इसके अंदर मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ, ये तो मुझे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा इसके अंदर ये लिख सकता हूँ, ये भी मुझे आता है। क्वेश्चन 3 ये आता है ना। ऐसे करके तुम पूरा क्वेश्चन पेपर देखते हो तो मैं सोचते हो अरे ये तो आसान है, मुझे आता है। फिर 15 मिनट बाद जब आपके पास लिखने का टाइम शुरू होता है, तब आप क्या करते हो? जैसे लिखने बैठते हो आप बोलते हो यार क्वेश्चन 1 में क्या पॉइंट लिखना था, अभी तो याद आया था, अब याद नहीं आ रहा क्या पॉइंट लिखना था यार। ये होता है, होता होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इसके लिए एक बात बताती हूँ, देखो एक ना ये सुना होगा, मैथ्स के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में लेते होगे रफ शीट, एक रफ शीट इंग्लिश के पेपर में भी ले लेना। टीचर कुछ नहीं कहने वाली, कोई नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटने वाले, गारंटी मैं इस बात की दे रही हूँ। रफ शीट है उसके ऊपर लिख देना, शीट के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो टीचर कंफ्यूज हो जाए कि बेटा क्या। उसको देखो पहले तो ना टीचर के साथ पंगे लेना मत, ठीक है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में तुम्हारा करियर है, उसके साथ पंगे लेना मत, उनको बता देना। शीट के ऊपर पहले लिख देना कि ये मेरी रफ शीट है, ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर जो भी कार्य आपने किया है उसकी जजमेंट नहीं है, टीचर उसके बेसिस पे तुम्हारा आंसर जज नहीं करेगी। लेकिन एक चीज और समझो कि जब आप रफ शीट लोगे तो बोलोगे इसका फायदा क्या मैम, ये तो मैथ्स में लिया जाता है रफ वर्क करने के लिए। नहीं, रफ शीट का फायदा ये है कि जब आप सवाल पढ़ रहे हो तो बेटा जैसे जैसे आप सवाल पढ़ रहे हो आपका दिमाग में जो ना ताजा ताजा नॉलेज होती है, आप पढ़ करके आए हो, तुरंत तुरंत आपने क्वेश्चन देखे, आपके दिमाग में आइडियाज फ्लो करते हैं। वो आइडियाज जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से जा भी सकते हैं। तो मेरी जान एक काम करना, और मैं बोल रही हूँ इस चीज का बहुत ध्यान रखना, रफ शीट के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो, जो जो आइडियाज आ रहे हैं पॉइंटर लिख लो कि इसके अंदर मुझे ये भी लिखना है, इसके अंदर इस आंसर में मुझे इसके बारे में बात करनी है, इस आंसर के अंदर इसके बारे में बात करनी है, इस पॉइंट के बारे में बात करनी है, इसके अंदर ये पॉइंट के बारे में बात करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको अब मिला, आपने क्वेश्चन 2 में समझ गए कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये वाला पॉइंट लिखना है, ये वाला पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट्स मुझे लिखने हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है इससे क्या होगा, इससे ना वो जो आइडियाज तुरंत आ रहे हैं वो जैसे दिमाग में आएंगे तो गायब नहीं हो जाएंगे। या कई बार क्या होता है दिमाग में आते हैं तो वो मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि आपने इतने सारे सवाल पढ़े, इतने सारे सवालों के जवाब आपके दिमाग में मिक्स हो गए, खिचड़ी बन गई, वो नहीं होगा। अब इससे ना एक तो ये फायदा है कि आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। फिर दूसरी एक फायदा ये है कि बेटा जब आप अपने पॉइंट्स ना लिख लेते हो, ठीक है, जब आपने शीट पे लिख लिया पॉइंट, अब ना आप प्रॉपर तरीके से इसको जज कर पाओगे कि आंसर लिखना कैसे है। क्योंकि अब एकदम से जो हमारे दिमाग में आइडिया आता है ना, वो बहुत रफ आता है, आगे पीछे उछला मुछला ऊपर नीचे आता है। तो अब उसको प्रॉपर तरीके से लय में लगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया ना कि आंसर जो है हमारा वो इस तरीके से होना चाहिए, इंट्रो, डिटेल, ठीक है, और कंक्लूजन, IDC। सो अब IDC में आप क्या करोगे, अब आपने जब क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, आपने कहा यार मेरे पास ना ये वाला पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये भी, तो अब आपको ना समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ जाना चाहिए। राइटर का नाम और ये वाला पॉइंट तो इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, तो है ना, ये वाले पॉइंट्स जो है ये डिटेल में आने चाहिए, और ये मैं लास्ट में लिख दूंगा एंड करते वक्त, तो ये कंक्लूजन में आना चाहिए। तो आपने जब पॉइंट लिख लिए ना, तो आप रफ शीट को ना साइड में रख करके जब अपना आंसर लिख रहे हो, तो बेटा आपको ना एक तो आपका सारा आइडियाज, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, बस आपको ना वो प्रॉपर तरीके से अरेंज करनी है, एक लय में लगानी है। ये पहले लिखूं, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, इसके बारे में बाद में, तो ना तो भूलोगे, और ऊपर से आइडियाज ऑलरेडी कहीं नोट डाउन कर लिए तो आसानी से उसको पेन डाउन कर पाओगे, आसानी से उसको आंसर शीट में प्रॉपर तरीके से लिख पाओगे, पॉइंटर्स को आसानी से एक फ्लो में बना पाओगे। सो इससे बहुत काम आएगा। अब ये जो टिप है ना, ये टिप कोई नहीं देता, ठीक है, किसी ने नहीं बोला होगा, किसी से तुमने सुना भी नहीं होगा स्कूल में कि रफ शीट, इंग्लिश के एग्जाम के लिए रफ शीट ले रहा है बच्चा, है ना, नहीं सुना होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रफ शीट इंपॉर्टेंट है। कई बार टीचर्स में एक बहुत एक पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ आप लोगों को, कई बार टीचर्स ना रफ शीट भी पढ़ लेती है। मेरे साथ मैथ्स में हुआ है ऐसा, और मेरे एक इंग्लिश टीचर ने मेरे को बताया भी था, ठीक है। मैथ्स में क्या हुआ था कि मैंने ना आंसर सही लिखा था, मैंने आंसर का ना जो कैलकुलेशन रफ वर्क करते हैं, कैलकुलेशन में रफ वर्क में मैंने आंसर सही लिखा था।
आंसर जैसे कि मानो 280 आ रहा है ना, 280 आ रहा है। यहाँ पे मुझे पता है रफ वर्क में आंसर 280 है, लेकिन मैंने 280 जब मैंने पेज पलट करके अपने एक्चुअल आंसर शीट में लिखने लगी तो मैंने 280 की जगह 260 लिख दिया। अब क्या हुआ, मेरा तो ये नंबर कट जाना चाहिए था, पर मेरी टीचर ने ना गलती से वो 280 देख लिया रफ वर्क में, तो वो समझ गई कि इस बच्चे को आता है, इसने गलत नहीं किया। बस इससे गड़बड़ क्या हुई, ये इस रफ वर्क से इस नंबर को ले जाते इस दिमाग से निकल गया कि इसका आंसर क्या आया था, और इसने गलती से 260 लिख दिया है, बट आंसर मेरा सही आया था। तो वो टीचर इतना अंडरस्टैंडिंग था, उसने नंबर दिए। ठीक है, तो मैं वही बता रही हूँ, मेरे साथ बोर्ड्स में हुआ है। फाइन, तो अब वो वाली चीज क्या है, अब ना यहीं पे से आपको समझना पड़ेगा। और इंग्लिश में मेरी खुद की टीचर ने बताया था मेरे को, ये वाली चीजें होती हैं कई बार आपके जो पॉइंट्स हैं वो आप अगर ढंग से नहीं भी वो कर पा रहे हैं, ठीक है, बट आपका जो एक रफ वर्क है, रफ वर्क से भी कई बार ना चीजें टीचर को समझ में आ जाती है कि यार बच्चे ने मेहनत करी है, उसको ये सारी नॉलेज है। ठीक है, तो वो उसके बेसिस पे भी कहीं ना कहीं आपको ना एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि यार हाँ, इसने रफ वर्क में भी जितनी मेहनत दिखा रखी है, इसने आंसर्स सही सॉल्व करे, इसकी अप्रोच अच्छी है। ठीक है, तो वहां पे भी मिल जाता है। चलो इसके बारे में हटा भी दो, मैं बोल रही हूँ कि यार रफ वर्क में आपको ना भी पॉइंट्स मिले, बट रफ वर्क आपके लिए जरूरी है। आपके आइडियाज जो आएंगे पढ़ करके जाने के बाद, उसको अरेंज करने के लिए जरूरी है। ठीक है, भूलोगे नहीं उसके लिए जरूरी है। सो ये प्रो टिप है, ये कोई नहीं देता होगा, कोई नहीं बोलता होगा, बट आई एम टेलिंग यू एंड आई एम सजेस्टिंग यू कि आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। और अगर ये सारी चीजें जो मैं इस वीडियो के अंदर बता रही हूं तुमने अच्छे से उतार ली, फॉलो कर ली, एक एक टिप को मान लिया, तो मैं इस बात की भी गारंटी दे रही हूं बेटा कि आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव होंगे, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश में खुद अपने आप देख सकते हो कि नंबर बेहतर हो गए हैं पहले से। और साथ ही साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, देखो ये सारी चीजें जो है रातों रात नहीं हो जाएगी कि आज देख ली वीडियो कल जाकर के पेपर दे दिया तो हो गया। प्रैक्टिस, इन सभी चीजों की ना प्रैक्टिस करनी चालू कर दो अभी से। क्लासेस लो, चैप्टर की नॉलेज ढंग से रखो, कीवर्ड्स जानो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, कैसे इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन लिखा जाता है वो भी फ्लो में। ठीक है, ये जब करोगे ना उसके बाद आप इस पूरे तरीके को फॉलो करते हुए 100 आउट ऑफ 100 भी इंग्लिश में लेकर के आ सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि आप लोग ये वीडियो जरूर आखिर तक देखें। सो आई होप कि बेटा आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने पूरे दिलो जान शिद्दत से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। ठीक है, सो आई होप कि आपकी जो प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग है वो काफ़ी हद तक सॉल्व भी हुई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके अगर आपको अपने आंसर राइटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट मिलता है तो मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, मुझे जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ, किसी भी क्लास के बच्चे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनकी भी हेल्प कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही बाकी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।